हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरियाणवी सास के आगे क्या टिक पाएगी शहर की नाजुक बहू, जिसने आज तक कभी गोबर ना उठाया हो, भैंसों का दूध ना निकाला हो। वो क्या मुकाबला कर पाएगी अपनी मर्दाना हरियाणवी सास के कामों का? क्या होगा आगे जानेंगे आज की हमारी इस कहानी में। कल्लो हरियाणवी थी, जो कि किसी भी काम को करने से पहले कतराती नहीं थी। वो हर काम को बड़ी आसानी से कर लेती थी और घर का काम करने के बाद वो ड्यूटी भी जाती थी। लेकिन कल्लो अब अपनी बेटी की शादी सोनी नाम की लड़की से करती है, जो कि शहर की होती है। उसका रहन सहन शहर का था और उसने कभी काम भी नहीं किया था, जितना कि कल्लो अकेले कर लिया करती थी। एक रोज कल्लो अपनी बहू सोनी से कहती है, बहू तने बेर है, मैं घर का सारा काम अकेले कर लिया करूं, लेकिन मैं देख रही हूँ तेरे तो पूरे दिन में कुछ ना होता। माँ जी, मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन मैंने कभी इतना काम किया ही नहीं है। मैंने अकेले दो बच्चे ने पाला है, पति के जाने के बाद घर का काम, बाहर का काम, गोबर ठाना, और तू क्या कह रहा है कि मेरे तक कुछ ना होगा? माँ जी, आपका इतना हट्टा कट्टा शरीर है और आपकी खुराक भी तो अच्छी है ना माँ जी, और आपने शुरू से ही काम किया है। बहू, औरत ने तो मजबूत बनना ही पड़ा है। मैंने कुछ ना सुनना, अब मेरी उम्र हो रही है, या तो अब मैं घर का काम करूंगी या तो बाहर का। कल्लो चाहती थी कि उसकी बहू भी उसकी तरह ही काम करे, लेकिन शहर की लड़की तो इतना काम कर नहीं पाएगी। इसलिए कल्लो हर बात बात पर अपनी बहू से कहती थी कि औरतों को मजबूत बनना पड़ता है। एक रोज कल्लो ड्यूटी से घर आती है, तभी वो देखती है कि उसकी बहू सिलेंडर को लुढ़का रही होती है, वो भी पैरों से। ऐसे में कल्लो अपना पर्स साइड में रखती है और अपनी सलवार कमीज की चुन्नी को कमर पर बांधकर एक ही हाथ से सिलेंडर उठाकर छत पर रख आती है और वहां से भरा सिलेंडर भी ले आती है। जैसे कल्लो के लिए ये उठाना आम बात है, ऐसे में सोनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरी कमर तो एक बाल्टी पानी उठाने में ही जवाब दे जाती है। आपने इतना भारी सिलेंडर कैसे ऊपर से नीचे किया? जाट नहीं सु खाते पीते घर की, ये सब काम तो कल्लो ने बचपन में कर रखे हैं। तभी कल्लो के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है और वो भी ये बात सुनकर सोनी से कहती है, बहू, ये तो कुछ भी ना से। तेरी सास तो पूरा दिन काम करने के बाद भी उफ तक ना करती थी। तेरी सास तो मर्दाना है। हाँ, सही कहा विमला आंटी, इनका शरीर किसी पहलवान की तरह है। कुछ समय बाद देर रात सोनी अपनी सास को ढूंढी रही होती है। तभी वो देखती है कि उसकी सास आंगन में गोबर के उपले बना रही है। ऐसे में सोनी ये देखकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने तो सोचा था कि आप आकर सो गई हो, तभी किचन में नहीं आई हो, लेकिन आप तो यहाँ गोबर के उपले बना रही हैं। तेरे तक कुछ नहीं होना, अब मैं नहीं करना पड़ेगा, अब मैं ना के खाना खाऊंगी। ये देखकर सोनी हैरान थी कि उसकी सास इंसान है या मशीन। सुबह की 5 बजे की उठी हुई है, लेकिन अब तक एक बार भी उसे थकान महसूस नहीं हुई। तभी सोनी अपने पति रोशन से जाकर कहती है, सुनिए जी, माँ जी काम करके थकती नहीं है क्या? मैं तब से देख रही हूँ, वो लगी हुई हैं। उनकी आदत है इतना काम करने की, और इसी वजह से वो बीमार भी नहीं होती। हाँ, मैंने 1 महीने में ये सब तो देख ही लिया है। अगली सुबह कल्लो अपनी बहू सोनी से कहती है, बहू, मैं आज ऑफिस जा रही हूँ, आज घना काम है। तने आज भैंस का दूध निकालने से लेकर गोबर के उपले बनाने तक, खाना पीना, भैंस का चारा सारा करना पड़ेगा। माँ जी, ये सब मैं अकेले करूँगी? ना तेरे ताई तो नौकर लगवा के जाऊं, जब तू करेगी ना तो सीखेगी कैसे? माँ जी, मैं कोशिश कर सकती हूँ। कल्लो अपनी बहू को काम बताकर चली जाती है और वो चाहती थी कि अब उसकी बहू भी कल्लो की तरह काम करे, मजबूत बने, जिसके लिए वो ऑफिस से आने के बाद भी कोई काम नहीं करती थी। ऐसे एक रोज कल्लो देर शाम सोनी को फोन करके कहती है, बहू, ये काम तो ना 5 दिन तक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने मायके जा रही हूँ मेरे भाई की तबीयत देखने। और अब ऐसे में सोनी पर और भी ज्यादा भार आ जाता है और अब सोनी अगले दिन सुबह उठने के साथ रोशन को खाना बनाकर देती है, फिर भैंसों को चारा देती, दूध निकालती और घर के काम करते हुए उसे शाम के 5 बज जाते हैं और इसके बाद वो बिना खाना पीना खाए ही गोबर के उपले भी बनाती है। और जैसे ही खाने बैठती है वैसे ही विमला आ जाती है और वो सोनी को देखकर कहती है, अरे बहू, तेरी सास ना है के घर में और तू इस समय खाना खा रही है? जी आंटी,
माँ जी घर पे नहीं है, उन्हें अपने मायके जाना पड़ा। तभी सारी जिम्मेदारी तुझ पे आ गई है। कोई नहीं बहू, करना तो होता ही है। सोनी अपनी सास के ना रहने पर सिर्फ घर के काम में ही लगी रहती। ऐसे में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो एक रोज बेहोश होकर गिर जाती है। और तब रोशन भी घर में होता है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है तो सोनी प्रेग्नेंट होती है और डॉक्टर ऐसे में रोशन से कहता है, इन्हें ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि ये प्रेग्नेंट है और इनमें बहुत कमजोरी भी है। ऐसे में घर आकर रोशन सोनी को आराम करने के लिए कहता है। लेकिन जब कल्लो को रोशन ये सब फोन पर बताता है तो कल्लो फोन पर सोनी से कहती है, बहू सदा खुश रहे। मना अच्छा लगा सुनकर, मैं दादी बनने वाली हूँ। अब तने कुछ भी भारी सामान न उठाना, लेकिन घर का काम तो तू है करेगी। अगर चलेगी ना तो बच्चा भी तेरी तरह आलसी पैदा होगा। जी माँ जी, मुझसे जो होगा मैं कर लूंगी। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है और कुछ दिनों बाद कल्लो घर आ जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अब वो सोनी से बहुत काम करवाने लगती। हालांकि सारे भारी काम वही किया करती। तभी एक रोज सोनी अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझसे ज्यादा काम नहीं होता, बहुत दिक्कत होती है। इब तो तने 3 महीने हुए, 9वां महीना जाते जाते मैंने तो यूं लग के तू बिस्तर तक उठाएगी ना। माँ जी सच में मुझसे नहीं होगा, मैं कुछ समय के लिए अपने मायके चली जाऊँ क्या? जरूरत ना है, मैंने भी 2 बच्चे पैदा किए हैं। वहाँ भी मेरी सास घना काम करवाया करती थी और मैं तो तेरे तक कुछ करवाती भी ना। अब सोनी जिद पर अड़ जाती है कि उसे मायके जाना है और कल्लो उसे मायके जाने नहीं देती। ऐसे में सोनी खाना पीना छोड़कर सिर्फ काम कर रही होती है। सुबह से उसने कुछ भी खाया पिया नहीं होता और वो शाम में खाना बनाते हुए बेहोश हो जाती है। ये देखकर रोशन और कल्लो सोनी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां जाकर कुछ समय बाद सोनी की आंखें खुलती है और वो देखती है कि उसकी सास उसके सामने रो रही है। और ये देखकर सोनी अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं तो ठीक हूँ, आप क्यों रो रही हो? बहू ये मेरी गलती की वजह से हुआ है जो तू आज इड़े बैठी है। तभी कल्लो को डॉक्टर बुला कर ले जाते हैं कुछ बातचीत करने के लिए। और कल्लो के जाते ही रोशन सोनी के पास आता है और उससे कहता है, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कमजोरी से चक्कर आ गए थे और तुमने क्या जिद पकड़ रखी है कि तुम्हें मायके जाना है। मुझे नहीं रहना अब और यहाँ। तुमने इतने समय में माँ के बारे में जाना ही क्या है। माँ ने अपनी जिंदगी में ना बहुत कुछ देखा है, वो तो अब खुद से बहुत सारा काम करती है। मैंने तो उनसे बात भी की थी कि तुमसे ज्यादा काम ना करवाए। लेकिन क्या वो मानी? वो अब भी मुझसे इस हालत में काम करवा रही हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत काम नहीं करेगी तो तुम्हारा शरीर फूल जाएगा और बच्चा भी आलसी ना हो जाए, इसलिए थोड़ा बहुत काम तो करेगी ना, तभी फुर्ती बनी रहेगी। सच में माँ जी ने यही कहा था ना? हाँ हाँ यही कहा था, क्योंकि वो भी ना तुमसे ज्यादा इस बच्चे से प्यार करती है ना। धीरे धीरे सोनी भी जिम्मेदारियां संभालने लगती है, लेकिन कल्लो का मुकाबला अब भी कोई नहीं कर पाता था, क्योंकि सच में वो थी ही मर्दाना। जो काम मर्द किया करते थे वो कल्लो कर लेती थी और अब तो कल्लो अपनी बहू से ज्यादा काम भी नहीं करवाती थी। संगीता और उसका बेटा हॉल में बैठे शाम की चाय पी रहे थे। तभी उसकी बेटी तारा फोन पर जोर जोर से बातें करते हुए घर आती है। देख मेरे दिमाग की ना दही मत कर, वरना मैं उसी दही का ना रायता बनाकर पी जाऊंगी। जब मैंने तुझे कह दिया कि मैं तेरी हूँ, बस तेरी हूँ, फिर भी तूने वो बेवफा है वाली रिंगटोन लगाई कैसे? तेरी तो मैं फोन रख, अब भी फोन रख। इतना कहकर वो गुस्से में कॉल कट करने की जगह फोन को जमीन पर पटक देती है, जिससे फोन के अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं और एक फोन टूटकर कई टुकड़ों में बिखर जाता है। ये देखकर उसकी माँ और भाई हैरान हो जाते हैं। ओ महारानी, गुस्से में अपनी फोन का जनाजा निकाल दिया। अबे कितना महंगा था पता भी है? मुझे क्या पता, मुझे तो गिफ्ट में मिला था ना। हे भगवान, अरे तो गिफ्ट में मिली चीज का ऐसा सत्यानाश करेगी क्या? बताओ, गुस्सा किसी और का और फोन तोड़ दिया अपना, नालायक लड़की। सच में टूट गया क्या? ना ना ना, टूटा थोड़ी है, जमीन पे अपने पुर्जे बिखेर के बेहोश पड़ा है। तू पागल है क्या? इतना गुस्सा क्यों करती है? मुझे कुछ नहीं कहना अभी, मैं जा रही हूँ कमरे में। तभी तारा बैग सोफे पर पटक कर अपने कमरे में चली जाती है। तारा को गुस्सा बहुत जल्दी आता था, जिसके चलते वो अपना फोन तोड़ बैठती थी। लेकिन दिक्कत तो तब हो जाती जब एक रोज उसका भाई फोन में गेम खेल रहा था और वो घर की सफाई करते हुए
अपने भाई को कहती है। अरे ओ आलसी बंदर, जाकर पानी की मोटर चला दे। हाँ तो मुझे सूचना क्या दे रही है, जाकर खुद चला ले, मैं बिजी हूँ। हाँ हाँ, तू तो पहाड़ तोड़ रहा है, चुपचाप जो बोला है ना वो कर। फोन में क्या लगा पड़ा है? कान खराब है क्या तेरे? कहा ना नहीं जा रहा। तू ऐसे नहीं मानेगा ना, फोन दे अपना इधर और जाकर मोटर चालू कर। क्या मुसीबत है, जा रहा हूँ। तभी चीकू हाथ में फोन लिए खड़ा हो जाता है और तारा सोफे से धूल झाड़ने लगती है। धूल झाड़ते झाड़ते कपड़ा जोर से चीकू के हाथ पर लगता है और फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरता है और गिरने के साथ ही चकनाचूर हो जाता है। फोन के टूटने की आवाज सुनकर उनकी माँ संगीता भी वहाँ आती है और कहती है, अरे अब किसका फोन टूटा? मेरा माँ मेरा। मोटी मैं तो जा ही रहा था, क्यों तोड़ दिया मेरा फोन? अरे मैंने कोई जानबूझकर तोड़ा है क्या? तुझे कसकर पकड़ना चाहिए था ना। ये हथौड़ा था क्या जो कसकर पकड़ता? बताओ, पहला फोन था मेरा। माँ इसको जल्दी से विदा करो, वरना ये फोन तोड़ने वाली घर के बच्चे कुछ फोनों का भी कल्याण कर देगी। आए मेरा 20,000 का नुकसान कर दिया। सही कह रहा है, पंडित जी को कहा तो है रिश्ता देखने के लिए, तब तक बाकी के फोनों की रखवाली में लग जा, वरना ये फोन तोड़ने वाली उन्हें तोड़कर ही मानेगी। ओहो, गलती से टूटा है माँ, सॉरी चीकू। अबे जाना, इतनी महंगी चोट पर सॉरी का सस्ता मरहम लगा रही है। दूर हो जा मेरी नजरों से। मेरा सैमसंग का फोन अब मेरे संग नहीं है, सिर्फ तेरी वजह से। चीकू अपने फोन के टूटने पर तारा को बहुत सुनाता है, लेकिन तारा को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता और घर में 2 फोन का नुकसान देखकर संगीता अपना फोन हमेशा अपने पल्लू में बांध कर घूमती, इस डर से कि कहीं अगले ही फोन टूटने की बारी उसकी ना हो। समय बीतता है और उसकी शादी एक बढ़िया परिवार के लड़के विनय से हो जाती है। विदाई के समय उसकी माँ उसे गले लगाकर नया फोन देते हुए कहती है, वैसे दिल तो नहीं कर रहा तुझे फोन देने का, पर ससुराल जा रही है तो मजबूरी में देना पड़ रहा है। मायके की निशानी समझकर संभाल कर रखियो। थैंक यू माँ। ठीक है जरा बत्तीसी मत दिखा, विदाई हो रही है, थोड़ा रो ले। इस तरह संगीता अपनी बेटी को विदा कर देती है और तारा अपने ससुराल में गृह प्रवेश कर अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करती है। कुछ समय बीतता है और एक रोज वो अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही थी। तभी उसकी सास भी फोन पर किसी से जोर जोर से हंसते हुए बातें करती हुई आती है, जिससे उसे बात करने में दिक्कत होने लगती है। अरे बसंता, चिंता क्यों करती है? मैं तेरे लल्ला की शादी में जरूर आऊंगी और डीजे पर ठुमके लगाकर मटकूंगी भी। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या कहा माँ? जोर से कहो ना। अरे अरे आवाज नहीं सुनाई दे रही, क्या कहा? अरे सब बढ़िया है, तू अपनी सुना। अरे माँ कुछ समझ नहीं आ रहा, फोन रखो। ये सासू माँ भी ना। तभी वो गुस्से में उर्मिला के पास जाकर उसका फोन छीनते हुए कहती है, अरे आप बहरी हो गई हो क्या? फोन पर बात कर रही है कि लाउड स्पीकर पर? खी खी करके कब से हंसी जा रही है। आपकी वजह से मैं माँ से बात नहीं कर पा रही। सारा कसूर ही ना इस फोन का है। भाड़ में जाइए मुआ फोन। इतना सब कुछ एक सांस में बोलने के बाद वो जोर से दोनों फोन दरवाजे पर देकर मारती है और दोनों फोन एक साथ दरवाजे पर लगते ही टूट जाते हैं। ये नजारा देखकर उसका पति अपना आईफोन पीछे छुपाते हुए कहता है, ये क्या किया तारा? हाय दैया, नास पिटी, तेरी अम्मा ने नहीं दिया था फोन, जो अपने साथ साथ मेरे फोन की भी आत्मा निकाल दी। तारा, गुस्से में लोग बर्तन तोड़ते हैं, सर फोड़ते हैं, तुम तो अच्छे खासे फोन तोड़ देती हो यार। मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने तोड़ दिया। और फिर अकेले सासू माँ का थोड़ी, मेरा भी तो फोन टूटा है ना। टूटा नहीं करम जली, तूने तोड़ा है। अरे तेरे ससुर ने 50वीं सालगिरह पर दिलाया था, अभी उनकी आखिरी निशानी का नाश कर दिया तूने। ये तो ऐसे रो रही हैं जैसे टपकने के बाद भी ससुर जी इसी फोन पर फोन करते थे। फुसफुसा क्या रही है, समेट ले उन फोन के पुर्जों को। हाय दैया, अब मैं बसंता के स्टेटस कैसे देखूंगी? मेरा तो दिन ही ना गुजरेगा। ससुराल में आते ही 2 फोन तोड़ने के बाद पूरे हफ्ते घर में शांति रहती है। एक रात जब तारा गहरी नींद में सो रही थी तो विनय के आईफोन पर बार बार कॉल आ रहा था और उसकी आवाज तारा के कानों में पड़ती है, क्योंकि विनय उस समय लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी वो परेशान होकर कहती है, विनय बस करो, सो जाओ और बंद करो ना अपने इस फोन को। कितना बज रहा है ये? यार जरूरी कॉल आ रहे हैं। हाँ तो साइलेंट कर लो ना, ये अपने आईफोन की रिंगटोन सुनाना जरूरी है। हाँ कर रहा हूँ। विनय कहता तो है लेकिन काम के चलते फोन साइलेंट नहीं करता। बार बार फोन बजने से तारा गुस्से में उठती है और उसके बजते हुए आईफोन को जोर से जमीन पर पटक देती है। ये देखकर विनय सदमे से कहता है, पागल औरत, आईफोन तोड़ दिया? अरे दोस्त से उधार मांग कर लिया था,
अभी इसको ठीक कराने के लिए तुम अपनी किडनी दोगी क्या? शांत हो जाओ, वरना ये जो लैपटॉप पड़ा है ना, अगली बारी इसकी होगी। तभी विनय झट से अपना लैपटॉप सीने से लगा लेता है। अगले दिन विनय ऑफिस के कुछ दोस्तों के साथ घर आता है तो अचानक उसके दोस्तों को देखकर वो विनय के कान में धीरे से कहती है, अरे बिन बताए अपने दोस्तों को उठा लाए, खबर नहीं कर सकते थे? तुम ना चुप ही रहो। अपना और माँ का फोन तुम पहले ही तोड़कर स्वाहा कर चुकी हो और कल रात तुमने मेरे आईफोन का कत्ल कर दिया। अब इनके आने की बात क्या चिट्ठी में लिखकर कबूतर से भिजवाता है? जैसे तैसे तारा जल्दी से उसके सभी दोस्तों के लिए खाना बनाती है। समय बीतता है। एक रोज तारा की पड़ोसन कविता उसके घर फोन लिए आकर कहती है, तारा बहन, तुम्हारे लिए हॉस्पिटल से फोन है, बात करो। तभी तारा फोन पर बात करती है तो उसे पता चलता है कि विनय के बाइक का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही वो अपनी सास के साथ हॉस्पिटल जाती है, जहाँ हाथ पर प्लास्टर लगाए विनय बेड पर बैठा होता है। ये सब कैसे हो गया जी? चिंता की बात नहीं है, बस हाथ में चोट आई है। देखा बहू, तेरे फोन तोड़ने का नतीजा कि जरूरत के समय हमें विनय की खबर भी नहीं मिल पाई। पिछले 2 घंटे से ये यहाँ पर है। इन्होंने कहा कि इनके घर पर भी फोन नहीं है, तब जाकर इन्होंने अपनी पड़ोसन को कॉल किया है। अच्छा जी, लेकिन आपको उस पड़ोसन कविता का नंबर याद कैसे रहा? हाँ बोलो, तो इसी फोन से तुमने उसे फोन किया था ना? तभी वो साइड में पड़ा फोन भी बिना सोचे समझे पटक कर तोड़ देती है। तभी विनय बोलता है, अरे यार, वो बेचारी नर्स का फोन था। ये सुनकर तारा अपना सर खुजाने लगती है। भैया, एक चिली पोटैटो की प्लेट लगाना, और हाँ, चिली अच्छे से डालना, स्पाइसी से बनने चाहिए, पोटैटो क्रंची होने चाहिए। प्रिया के चिल्ली पोटैटो की फरमाइश देखकर उसके साथ आई उसकी दोस्त शोभा कहती है, हाँ हाँ खा ले मोटी, पता नहीं तुझे क्या पसंद आता है इस चिल्ली पोटैटो में। अरे इसको खा खा कर तू पोटैटो जैसी ही हो जाएगी। यार देखना, मेरे मुंह को ना इसका स्वाद लग गया है और मैं चाहते हुए भी इसको छोड़ नहीं पा रही, इसलिए मुझे खाने दे और तू भी खा मेरे साथ। कुछ ही देर में प्रिया के चिल्ली पोटैटो बनकर तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद वो उनको स्वाद लेकर खाती है और उसको चिल्ली पोटैटो इतने पसंद थे कि वो शोभा को देखती तक नहीं थी कि वो खा भी रही है या नहीं। कुछ ही देर में चिल्ली पोटैटो की प्लेट सफा चट करने के बाद प्रिया देखती है कि शोभा अपना फोक लिए उसको घूर रही है। ये देखकर वो शोभा से कहती है, क्या हुआ, मारेगी क्या इससे मुझे? ऐसे घूर क्यों रही है? मन तो कर रहा है कि ये फोक उठाकर तेरी गर्दन पर मार दूं। कमीनी, भूल गई थी क्या कि मैं भी यहाँ खड़ी हुई हूँ? अरे मैंने फोक उठाया ही था कि तू चिल्ली पोटैटो चट कर गई। एक चिल्ली पोटैटो भी मेरे मुंह में नहीं लगा। क्या सच में तूने एक भी नहीं खाया? मुझे माफ कर दे यार, मैंने देखा ही नहीं। सॉरी, रुक मैं एक प्लेट और बनवाती हूँ। रहने दे, चुपचाप घर चल, मुझे कुछ नहीं खाना अब। बेचारी शोभा चिल्ली पोटैटो की खाली प्लेट देखकर अपने घर चली जाती है और प्रिया अपने घर जाती है। और उसके घर जाती ही उसकी माँ सुनैना कहती है, आ गई, चल हाथ मुंह धोकर खाना खा ले, तेरे मनपसंद राजमा चावल बनाए हैं। मम्मी मुझे भूख नहीं है, आप खा लो, मुझे जब भूख लगेगी तब मैं खा लूंगी। क्या ठूस के आई है? जरूर वो लाल से आलू खाए होंगे। अरे जब घर में आलू की सब्जी बनती है तब तो नाक सड़ा लेती है कि रोज रोज आलू की सब्जी, और उसी आलू से बने चिली पोटैटो बड़े चाव से खाने जाती है। तो कच्चे पनीर और शाही पनीर में जितना अंतर होता है ना, उतना ही अंतर होता है आपकी आलू की सब्जी और आलू से बने चिली पोटैटो में। वैसे इतना बुलवा दिया आपने कि अब भूख लग गई है, लाओ दे दो खाना। नहीं है खाना, अब जा जाकर चिली पोटैटो ही खा। प्रिया को आलू पसंद नहीं थे, लेकिन उससे बने वाले चिली पोटैटो की वो दीवानी थी। खैर 1 महीने बाद प्रिया के लिए एक बहुत अच्छे घर के लड़के अंकुश का रिश्ता आता है, जिसके चलते सुनैना भी देर नहीं करती और प्रिया की शादी अंकुश से करवा देती है। अब ससुराल में कदम रखते ही प्रिया की सास कुसुम उससे कहती है, बहू तेरा अपने ससुराल में स्वागत है, आ अंदर आजा। प्रिया का गृह प्रवेश होता है और वो घर में आकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अगली सुबह प्रिया जल्दी उठकर नहा धोकर नीचे आती है और अपनी सास कुसुम से कहती है, माँ जी मुझे क्या करना होगा? आज मेरा ससुराल में पहला दिन है, इसलिए मैं जल्दी से अपनी पहली रसोई की रस्म करना चाहती हूँ, ताकि जल्दी से कुछ मीठा बनाकर चटपटा चिली पोटैटो खा सकूं। वाह बहू, तू तो अपनी पहली रसोई के लिए बहुत उत्तेजित है। वैसे बहू पहली रसोई में कुछ मीठा बनाती है, इसलिए तुम भी कुछ मीठा बना लो। और हाँ, आज पहला दिन है तो खाना मत बनाना, हम बाहर से मंगवा लेंगे। आते ही बहू को रसोई में थोड़ी लगाना है।
ठीक है माँ जी, और अगर आप बाहर से ही मंगवाएंगी तो प्लीज आप मेरे लिए चिली पटेटो मंगवा देना, मुझे वो बहुत पसंद है। ठीक है बहू, तू जाकर कुछ मीठा बना ले। प्रिया जल्दी से रसोई में जाकर मीठे में खीर बनाने लगती है। कुछ देर में जब वो खीर बनाकर बाहर आती है तो ऑर्डर किया हुआ खाना भी तब तक घर आ चुका था और अंकुश भी नाश्ते की टेबल पर आ जाता है, जिसके बाद वो प्रिया के हाथों में खीर देखकर कहता है, अरे वाह, आते ही पहली रसोई की रस्म भी हो गई। सही है, लाओ लाओ प्रिया, खाएं आपके हाथ से बनी खीर। जी जी खाइए। माँ जी, आपने चिली पटेटो मंगवाए? बहू बोला था उस ढाबे वाले को, लेकिन उसने कहा कि हमारे यहाँ ये नहीं बनवाया जाता, इसलिए मैंने तेरे लिए दाल मखनी मंगवा ली। नहीं माँ जी, मुझे चिली पटेटो ही खाने हैं, छोड़ो मैं खुद ही बना लेती हूँ। प्रिया खुद जाकर चिली पटेटो बना लाती है और कुछ ही देर में प्लेट में डालकर नाश्ते की टेबल पर खाने बैठती है तो अंकुश बोलता है, खुशबू तो अच्छी आ रही है, क्या मैं भी चख लूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, माँ जी आप भी खाओ। दोनों माँ बेटे प्रिया के बनाए चिली पटेटो खाने लगते हैं, जो उन्हें बहुत पसंद आते हैं। लेकिन अब प्रिया का रोज का यही काम था। वो ससुराल की जिम्मेदारियां संभालने में पीछे नहीं थी, लेकिन उसको तीनों टाइम चिली पटेटो खाने की आदत थी। अपने लिए थोड़े ही सही, लेकिन चिली पटेटो बनाकर वो जरूर रखा करती थी। और जहाँ एक तरफ सब सुबह नाश्ते में पराठे खा रहे थे, लेकिन प्रिया को चिली पटेटो खाते देखकर कुसुम और अंकुश कहते हैं, अरे प्रिया, ये रोज रोज आलू से बने चिली पटेटो खाना ठीक नहीं है। इससे एक तो मोटापा बढ़ता है, ऊपर से रोज इतना ऑयली खाओगी तो दिक्कत हो जाएगी। अंकुश ठीक कह रहा है बहू, माना तू अच्छा बनाती है, लेकिन कम से कम तुझे रोज तो नहीं खाना चाहिए ये सब। माँ जी कुछ नहीं होगा, और मुझे चिली पटेटो बहुत पसंद है, मैं उन्हें खाए बिना ऐसे हो जाती हूँ जैसे बिना पानी की मछली। प्रिया को अच्छी बातें समझ में कहाँ आने वाली थी, लेकिन ऐसे ही एक दिन दोपहर के वक्त प्रिया चिली पटेटो बनाकर खाने के लिए बैठती है। तभी उसको कमरे से अपने फोन की बेल सुनाई देती है। वो फोन पर बात करके जैसे ही वापस आती है तो उसके सारे चिली पटेटो बहुत टाइट हो जाते हैं। ये देखकर वो बोलती है, बताओ, इतनी मेहनत से बनाए थे और ये कुछ ही मिनटों में पत्थर जितने सख्त हो गए। इतने में ही प्रिया के घर उसकी पड़ोसन निशा आती है, जो प्रिया और उसके हाथों में प्लेट देखकर कहती है, अरे बहू, ये प्लेट से कुश्ती कर रही है, ऐसे चम्मच को क्यों कस के पकड़ रखा है तूने? अरे निशा आंटी, देखिए ना, मैंने चिली पटेटो बनाए थे, लेकिन थोड़ी सी देर क्या हो गई खाने में, ये चिली पटेटो तो पत्थर बन गए। अरे बहू, तूने जरूर बिना हनी के बनाया होगा। बिना हनी के मतलब चिली पटेटो में हनी डालकर बनाएगी तो वो चिपकेंगे नहीं और ना ही सख्त होंगे, समझी? और शहद का स्वाद चिली पटेटो में और भी स्वाद बढ़ा देता है। निशा की बात मानकर प्रिया वापस से रसोई में जाकर शहद वाले चिली पटेटो बनाती है। इतने में कुसुम अपने कमरे से बाहर आती है और निशा को देखकर कहती है, अरे निशा क्या हुआ, अचानक मेरे घर कैसे और ये खड़ी क्यों है? अरे अभी मैंने प्रिया बहू को शहद वाले चिली पटेटो बनाने की विधि बताई है, तो उसने कहा आंटी यहीं रुको, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अरे उसको छोड़, उसे तो बस चिली पटेटो में नहाना है, सोना भी उसी में है, पहनना भी उसी को है। मैं तो तंग आ गई हूँ उसके इस चिली पटेटो से। हमारे घर में ना अब आलू बस चिली पटेटो बनाने के लिए ही आते हैं। अच्छा तो उसको ये आदत छुड़वा देना, उसको समझा कि इससे भी अच्छी अच्छी चीजें होती है खाने को, वो खा। हमेशा चिली पटेटो खाती रहेगी तो मुंह का स्वाद कभी बदलेगा ही नहीं। मैं तो थक गई, अब अगर तू छुड़वा सकती है तो छुड़वा दे। दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ प्रिया आती है और अपने हाथों में लाई चिली पटेटो की प्लेट निशा के हाथों में देते हुए कहती है, निशा आंटी लो खाओ इसे, देखो मैंने पहली बार हनी चिली पटेटो बनाए हैं, खाकर बताओ कैसे बने हैं। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। निशा प्रिया के बनाए चिली पटेटो खाने के बाद उसको कहती है, बहू वैसे तो अच्छे बने हैं, लेकिन मैं चिली पटेटो खा खा कर बोर हो गई हूँ। मेरे साथ चल, मैं तुझे इससे भी क्रिस्पी चीज खिला कर लाती हूँ, तू चिली पटेटो को भी भूल जाएगी। सच में आंटी, रुकिए मैं अभी अपना पर्स लेकर आती हूँ। प्रिया कमरे से अपना पर्स लेने चली जाती है और बाहर निशा कुसुम से कहती है, देखियो कुसुम, अब जब प्रिया घर वापस आएगी तो चिली पटेटो खाने का नाम ही नहीं लेगी। तेरा भला होगा अगर इसकी ये आदत छूट जाए तो। कुछ ही देर में प्रिया के आते ही निशा उसको बाहर ले जाती है। लगभग शाम के समय प्रिया घर आती है और अपनी सास कुसुम से बोलती है, माँ जी आज के बाद मैं चिली पटेटो कभी नहीं खाऊंगी और ना ही बनाऊंगी। सच में बहू, निशा ने तो कमाल कर दिया, शुक्र है बहू के चिली पटेटो तो छूटे। इतना बोलकर प्रिया रसोई में जाती है और वहाँ से स्प्रिंग रोल बना कर लाती है और अपनी सास के सामने लाकर उसे कहती है,
अब से मैं स्प्रिंग रोल बनाकर खाऊंगी और वही खिलाऊंगी। क्या? हे भगवान, निशा को चिली पोटैटो की आदत छुड़वाने को बोला था, स्प्रिंग रोल की लगवाने को नहीं। हे भगवान, बचा ले अब। बेचारी कुसुम, उसको लगा उसकी चिली पोटैटो खाने वाली बहू का चिली पोटैटो का भूत उतरा, लेकिन यहाँ वो एक नया भूत चढ़ा के बैठ गई। खैर, अब क्या कर सकते हैं। वैसे आपको भी चिली पोटैटो खाने की आदत है या नहीं? अगर है तो कमेंट करके अपनी स्टोरी हमें बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।